Delta 63 Aero Leader, wish you fair winds. ग्रैंड, सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुवीर का वेलकम है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है बाहुबली। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आ चुका है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। तभी तो राफेल लड़ाकू विमान के पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को, जिसका अपना अलग ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। Delta 63 Aero Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. राफेल का झारखंड कनेक्शन। दुश्मनों के काल राफेल का भारतीय सरजमी पर जोरदार स्वागत हुआ। कोडरमा के सैनिक स्कूल के होनहार छात्र रहे और वायुसेना के पायलट रोहित कटारिया 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस से राफेल विमान को लेकर स्वदेश लौटे। रोहित उन चुनिंदा पायलटों में से एक हैं जो अत्याधुनिक राफेल विमान को उड़ाकर स्वदेश लाए। रोहित कटारिया कोडरमा के तिलैया स्कूल से साल 1999 में पास आउट हुए थे। ऐसे में सैनिक स्कूल में खुशी देखी जा रही है। Delta 63 Aero Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. दुश्मनों का सफाया करेगा ड्रोन। हजारीबाग के होनहार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग छात्र रंजन कुमार ने ऐसे ड्रोन का डिजाइन तैयार किया है जो न सिर्फ दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा बल्कि पलक झपकते उसका सफाया भी कर देगा। इसका इस्तेमाल करने पर देश को किसी तरह की क्षति नहीं उठानी पड़ेगी। रंजन के पिता राजदेव प्रसाद खुद सैनिक हैं और इस नेक काम में अपने बेटे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये लड़का शुरू से इच्छुक था कि मैं एरोनॉटिक्स में ही जाऊंगा, तो मैं भी चाहा कि जो लड़का जिस लाइन में जाना चाहता है उसको उसमें जाने के लिए फुल छूट दिया जाए और उसके बारे में इसकी हम देखें कि अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। इस एफआईआर में रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती, मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम दर्ज कराया गया है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत केस दर्ज करते हुए रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उनके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, पहले ये जान लेते हैं। सुशांत के खाते से निकाले गए 15 करोड़ रुपए, रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप। सुशांत को रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल कर रही थी। रिया ने सुशांत को अपने परिवार से दूर रखा। इलाज के कागजात को रिया ने अपने कब्जे में लिया था। कागजात को कब्जे में लेकर रिया ब्लैकमेल कर रही थी। इलाज करने वाले डॉक्टर की भूमिका की जांच हो, मीडिया में इलाज की बात लीक करने की धमकी भी देती थी। 8 जून 2020 को सुशांत का काफी सामान लेकर रिया चली गई। मुश्किल वक्त में रिया ने सुशांत का साथ नहीं दिया। रिया और उसके परिजनों ने सुशांत का इस्तेमाल किया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर पिता के सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया न सिर्फ सुशांत के तमाम बैंक खाते मैनेज करती थी,
बल्कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। उसका घर बदल दिया, पुराना मोबाइल नंबर बंद कर नया नंबर दे दिया, सुशांत की प्रॉपर्टी से लेकर उसकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया, उसे बदनाम करने की धमकी दी। पिता और चारों बहनों को उससे जबरन दूर कर दिया। सुसाइड के कुछ दिन पहले सुशांत के घर से ढेर सारा सामान लेकर अपने घर लौट गई। इन आरोपों से एक बार फिर सुशांत केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत केस में पटना पुलिस एक्शन में है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पटना के राजीव नगर थानेदार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम मुंबई पहुंची। मुंबई की बांद्रा पुलिस से संपर्क किया और मामले से जुड़ी केस डायरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले। साथ ही सुशांत के कई दोस्तों से भी पूछताछ की। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर इस मामले में हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। सुशांत के परिजनों को ही नहीं, उनके प्रशंसकों को भी बिहार पुलिस की छानबीन से काफी उम्मीद है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस पहले से ही जांच कर रही है। इस मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती से लेकर महेश भट्ट समेत कई बड़ी फिल्मी हस्तियों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि कई और फिल्मी हस्तियों का बयान दर्ज किया जाना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी लंबी छानबीन और ढेर सारी पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस अब तक इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठना लाजमी है। परिजनों के साथ साथ सुशांत के तमाम प्रशंसक बस यही चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए और बिहार के बेटे को न्याय मिले। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी अर्जी में रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि एक ही मामले की जांच 2 जगहों पर नहीं चल सकती। जबकि मुंबई पुलिस पहले से ही जांच पड़ताल कर रही है, तो पटना पुलिस को जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। लोखंडे ने कहा है कि सुशांत रिया से परेशान थे, इसलिए उससे संबंध खत्म करना चाहते थे। अंकिता ने इस चैट को बिहार पुलिस से शेयर भी किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है। बूढ़ी गंडक नदी ने बरपाया कहर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और सैकड़ों घर और दुकानें बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इस कठिन घड़ी में एनडीआरएफ के जवान जलदूत बनकर सामने आए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रोजाना एनडीआरएफ की बोट की मदद से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। गोपालगंज में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार। गंडक नदी के कहर से बरौली और बैकुंठपुर प्रखंड में सबसे ज्यादा तबाही मची है। चारों तरफ पानी है, सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। आम लोग अपने घर में कैद हो गए हैं। एक हफ्ते बाद भी इन तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाई है। बच्चों का भूख से बुरा हाल है, लेकिन करे तो क्या? घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। एक मोमबत्ती तो आना चाहिए कि लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला करके लोग रहे, लेकिन वो भी नहीं मिला। सब कुछ छोड़ दे, एक तो काठ का नाव दिए होते ना तो हम लोग नमक खरीदने जाते वहां पर। जब तक पैसा है पॉकेट में, नमक खरीद करते तो लाते। बच्चे सब रो रहे हैं खाने के लिए, कैसे जाएंगे? बाढ़ ने खोली सिस्टम की पोल। बारिश से सिवान के शिवाजी नगर और फतेहपुर में हालत नार किए हैं। हर गली और मोहल्ले में बारिश और नाले का गंदा पानी भरा है। सैकड़ों घर जलमग्न हैं और पूरा इलाका टापू में तब्दील। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि घर से निकलना मुश्किल है। कई जनप्रतिनिधि इसी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन किसी ने हालत सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की। रोड
रोड पे 2 फीट पानी है, हम लोग मोहल्ले में वहाँ 5-5 फीट पानी है। बच्चे सब लोग घर भेज दिया गया है। हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। कोई प्रशासन है हम लोगों के पास, ना कोई नेता आया अभी तक। हम लोग 5 फीट गड्ढे में है, 5 फीट पानी में हम लोग उतरे हुए हैं। बाढ़ में धाराशायी हुआ बिजली टावर। पूर्णिया में कनकई नदी की तेज धारा में बिजली का बड़ा टावर न सिर्फ नेस्त नाबूद हो गया, बल्कि बिजली के तार भी गिर गए। इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति काट दी है। इस टावर के जरिए पश्चिम बंगाल और असम से दूसरे राज्यों को बिजली की सप्लाई होती है, लेकिन ये टावर पिछले 15 दिन से पानी में गिरा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 लाख वाली वोल्टेज वाली बिजली है, जो काफी आज से नहीं, जब पानी जब सैलाब आने से पहले से ही इसे गिरा हुआ था। तो प्रशासन को इस पे जो है बिल्कुल भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कश्ती चलते रहते हैं तो हम लोगों को मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। जहरीली पानी का कहर। बारिश और बाढ़ ने किसानों की कमर पहले ही तोड़ रखी है, तो बेतिया के हरिनगर चीनी मिल से निकलने वाले जहरीले पानी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। चीनी मिल ने जहरीली पानी राम रेखा नदी में छोड़ दिया है, जो बाढ़ के पानी में मिलकर खेतों में पहुंच गया। इसके चलते सैकड़ों एकड़ में लगे धान के पौधे सड़ गए, तो पानी में रहने वाले कई जंतु भी बेमौत मारे गए। हाथ में धान की खराब फसल लिए किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन उनका दुखड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कटिहार में चचरी टैक्स। कटिहार में प्राणपुर और मदन शाही गांव के बीच बांस की इस चचरी से गुजरने के लिए देना पड़ता है चचरी टैक्स। साल 1987 की बाढ़ में प्राणपुर और मदन शाही को जोड़ने वाला पुल बह गया था। तब से अब तक यहाँ कोई पुल नहीं बना। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान से 500 मीटर लंबा ये चचरी पुल तैयार किया और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों से 20-20 रुपया वसूला जाने लगा। लेकिन इस पर थोड़ी सी चूक आपको। आत्मनिर्भरता का पुल। यह समस्तीपुर के हरिपुर का नजारा है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान से टूटे पड़े पुल के बीच के हिस्से को कुछ इस तरह से जोड़ दिया। 1 साल पहले पुल के बीच का हिस्सा बाढ़ में बह गया था। ऐसे में खानपुर और रोसड़ा प्रखंड की हजारों की आबादी को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही थी। बार बार गुहार करने के बावजूद जब प्रशासन ने पहल नहीं की, तो चचरी के जरिए पुल को जोड़ने के लिए स्थानीय ग्रामीण खुद आगे आए। अब ये पुल यहाँ के ग्रामीणों के लिए काम आ रहा है। और जितने भी इसमें नवजुवक है टोटल मिलकर योगदान देकर और इसमें खटकर हमने यह पुल बनाया है बांस वाला। हम लोग यह आश्वासन, हमको कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं देने के लिए आए। सीओ साहब को भी हम बोले हमको नैया दे दी। सीओ साहब बोले कि हम लोग का इसमें नया, हम लोग का नैया नहीं देंगे। सोन नदी में बालू का खनन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद रोहतास में सोन नदी से बालू का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। सोन नदी से रोजाना सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर बालू को रोहतास में डंप किया जा रहा है। फिर यहां से उस बालू को बिहार के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है। बालू के अवैध खनन से सोन नदी की प्राकृतिक संरचना को नुकसान तो पहुंच रहा है, सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, जबकि बालू माफिया जमकर चांदी काट रहे हैं। वहीं रोहतास जिला प्रशासन सब कुछ देखने समझने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठा है। डैम से नहीं मिल रहा पानी। जमुई के विलक्षणा डैम से किसानों को 1 दशक बाद भी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में खेतीबाड़ी के मौसम में किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर 1 दशक पहले खैरा प्रखंड में ये डैम बना था। इससे 1000 एकड़ से ज्यादा खेतों में सिंचाई सुविधा दी जानी थी, लेकिन लंबे समय से डैम का फाटक खराब है और इसके चलते नहरों से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में जमुई के किसान बेहद परेशान हैं। क्रशर प्लांट देगा रोजगार। गढ़वा के भवनाथपुर में यह है एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट,
जिसे सेल ने साल 1980 में लगाया था, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते साल 1996 से यहाँ कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में पिछले 25 साल से यहाँ ऐसी ही वीरानी छाई हुई है और करोड़ों रुपए की मशीनें धूल फांक रही हैं। तो हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। कोरोना काल में एक बार फिर इस क्रशर प्लांट को चालू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है, ताकि बड़े शहरों से अपने गांव लौटे मजदूरों को अपने घर में काम मिल सके। बूद हसान से कई घर जमींदोज। ये धनबाद के सुदामडीह का नजारा है। कई घंटे तक मूसलाधार बारिश से यहाँ मिट्टी के 1 दर्जन से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए। ऐसे में इन घरों में पिछले कई साल से रह रहे बाशिंदों का सारा सामान मलबे में दब गया। इन घरों में अब कुछ बचा नहीं है। बर्तन और कपड़ों से लेकर तमाम चीजें इस मलबे में दब गई हैं। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहां? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ठेले पर हेल्थ सिस्टम। ये रोहतास के करगहर स्वास्थ्य केंद्र का नजारा है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल राहगीर को इलाज के लिए ठेले पर लाद कर लाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने ठेले पर ही घायल राहगीर की मरहम पट्टी की। फिर एम्बुलेंस के जरिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। दरअसल इस अस्पताल में डॉक्टर और हेल्थ कर्मियों से लेकर स्ट्रेचर समेत अन्य जरूरी साधनों की भारी कमी है। इसका खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ता है, कोरोना से नन्ही जीत। जामताड़ा की इस नन्ही परी ने आखिरकार कोरोना को मात दे ही दी। कुछ दिन पहले जब ये बच्ची कोरोना से संक्रमित हुई थी तो परिजन चिंतित हो उठे थे। कलेजे पर पत्थर रखकर जिगर के टुकड़े को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया था। कोरोना ने कई दिन तक बाप बेटी को एक दूसरे से दूर रखा। आखिरकार वो पल आ ही गया जब रिपोर्ट निगेटिव आई। पापा अपनी नन्ही परी को लेने अस्पताल पहुंचे तो खुशी के मारे वो उनसे लिपट गए। 3.5 साल की बच्ची मेरी बेटी है। वो जब इस जंग से लड़ सकती है तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और दूरी बना के रहिए। जल योग से कोरोना को मात। दरभंगा के तालाब में जल योग में लीन ये है बुजुर्ग योग गुरु विमल किशोर झा। इसके नियमित अभ्यास से न सिर्फ सांसें संतुलित होती है और मानसिक सबलता मिलती है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है, जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है। इनसे प्रेरित होकर कई युवा तालाब में जल योग का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अद्भुत अभ्यास है योग। योग के माध्यम से व्यक्ति के रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ये अभ्यास चूंकि सांसों का संतुलन तैयार करता है और सांसों के संतुलन के तैयार होने से मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को आप कोसों दूर धकेल सकते हैं। जापानी तकनीक लाएगी खुशहाली। जापान की टपक सिंचाई तकनीक ने कोल्हान के बंजर खेतों और किसानों की जिंदगी में हरियाली ला दी है। इस अनोखी तकनीक का कमाल है कि एक क्यारी में लगी फसल तक पाइप के जरिए बूंद बूंद पानी पहुंचाई जाती है। आसपास प्लास्टिक लगा होने के चलते घास नहीं उगते और जमीन में नमी बनी रहती है। इससे एक और फायदा ये है कि कम मेहनत और कम पानी के बावजूद एक साथ कई तरह की सब्जियों की खेती की जा सकती है। कोल्हान के किसानों को ये तकनीक बेहद रास आ रही है। इसमें फायदा ये है कि इसमें घास की निकौनी, खाद बीज अच्छी मात्रा में पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। कम सिंचाई व्यवस्था में काफ़ी अच्छा पैदावार होता है और जो परंपरागत जो कृषि पद्धति है। कोरोना काल में जीने की नई राह। लोहरदगा में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में दिव्यांग किसान शामिल उरांव अपने गार्डन में सब्जियां उपजा रहे हैं ताकि सब्जियों के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और कोरोना संक्रमण के खतरे से बचे रहें। आज उनके गार्डन में बीज से लेकर दैनिक उपयोग की कई सब्जियां उग रही हैं। हर दिन वो अपने गार्डन से ताजा सब्जियां तोड़ते हैं और खाते हैं।
और सबको संदेश देते हैं कि आप इसी तरह से अपने जगह में भी जो घर का कुछ जगह बचा हुआ खाली ऐसे पड़ा रहता है, उसमें इस तरह का सब्जियों को लगा करके आप ताज़ा फल प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुरक्षित रह सकते हैं।